Hello students, today we are going on unit metallurgy. लेक्चर नंबर 7 में स्टेप ऑफ मेटलर्जी को और आगे बढ़ाएंगे और अगला स्टेप होगा स्मेल्टिंग. इसे प्रगलन कहते हैं. स्टेप ऑफ मेटलर्जी में इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने रोस्टिंग कंप्लीट किया था, जो कि रिवर्बेटरी फर्नेस में कंप्लीट होने वाला भाग है. और यहां से जो ओर प्राप्त किया था उसे भर्जित अयस्क रोस्टेड ओर कहते हैं. और उस ओर को यहां स्मेल्टिंग प्रोसेस द्वारा प्योरीफाई करेंगे और मेटल को और प्योरिटी की ओर ले चलेंगे. तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रगलन की क्रिया क्या है. यहां यूज किए जाने वाला फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस है. इसे वात्या भट्टी कहते हैं. तो वात्या भट्टी में जब भर्जित अयस्क को वायु की असीमित मात्रा में उच्च ताप पर फ्लक्स की हेल्प से यानी गालक पदार्थों की सहायता से मेल्ट कराते हैं या गलित कराते हैं, तो इसी क्रिया को प्रगलन कहते हैं. सो फर्स्ट वी डिफाइन द टर्म स्मेल्टिंग एंड देन वी गोज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस. स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू ओर in the order to extract a base metal. It is a form of extractive metallurgy. It is used to extract many metals from their ores, including silver, iron, copper and other base metals. Basically बता दूं कि आयरन के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण है. तो स्टूडेंट्स, टर्म स्मेल्टिंग को और शॉर्टली डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ ओर विथ कोक एंड डिफरेंट फ्लक्स एंड फ्यूजन एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग. और एग्जाम्पल हैं कॉपर, आयरन और सिल्वर. यहां कॉपर मेटल के लिए, तांबा धातु के लिए होने वाले जो केमिकल चेंजेज हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस में, उन्हें रिएक्शंस के माध्यम से समझते हैं. इन द केस ऑफ कॉपर मेटलर्जी, कॉपर का जो रोस्टेड ओर है, भर्जित अयस्क है, उसे ब्लास्ट फर्नेस में लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को गालक पदार्थ कहते हैं. और ये वे पदार्थ हैं जो अनमेल्ट इंप्योरिटी को मेल्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं इन हाई टेम्परेचर. तो रिएक्शन में देख लें कि यहां कॉपर का ऑक्साइड और FeS से रिएक्ट करता है और इंटरचेंज हो जाता है, यानी कॉपर का सल्फाइड और आयरन का ऑक्साइड. देन FeS विद द प्रेजेंस ऑफ एयर. मैंने कहा ब्लास्ट फर्नेस में वायु की असीमित मात्रा उपस्थित होती है. यही डिफरेंस है आपके रोस्टिंग प्रोसेस में और स्मेल्टिंग प्रोसेस में. यानी भर्जन में जब हम रिवर्बेटरी फर्नेस में प्रोसेस करा रहे थे तो एयर की एक निश्चित प्रेजेंस थी, वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति थी. लेकिन यहां स्मेल्टिंग प्रोसेस में, प्रगलन की क्रिया में, ब्लास्ट फर्नेस में असीमित मात्रा में वायु की उपस्थिति है. तो उस वायु की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये FeO में कन्वर्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड को वेस्ट गैस के रूप में आउट करेगा. देन FeO आयरन का ऑक्साइड है और यहां ये SiO2 यानी सिलिका एज ए फ्लक्स ली जाएगी. और सिलिका एक प्रकार का एसिडिक फ्लक्स है. स्पेशली टर्म जब फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहां इसे दो पार्ट में डिफाइन करेंगे, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स. तो ऐसे जान लें आपकी जो सिलिका है ये एसिडिक फ्लक्स है. यहां सिलिका सिलिकेट में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा, देन फेरस सिलिकेट
FeSiO3। तो सिलिका यानी फ्लेक्स इसकी इम्प्योरिटी को सिलिकेट में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ इम्प्योरिटीज को स्लेज कहते हैं। तो इम्प्योरिटीज के आउट हो जाने से आपको यहाँ मोल्टेन मैट प्राप्त होता है, द्रवित मैट प्राप्त होता है, जो कि नियर अबाउट 70 to 80% के परसेंटेज में प्योर होता है। तो मिक्सचर ऑफ Cu2s यानी जिसे मैंने कहा मोल्टेन मैट या द्रवित मैट, ये हमें वात्या भट्ठी में प्राप्त होता है। गलित अवस्था में या द्रवित अवस्था में ब्लास्ट फर्नेस के निचले तल पर प्राप्त होने वाला और है, जो कि लगभग प्योरिटी की तरफ होगा और कुछ जो इम्प्योरिटी शेष रह जाते हैं वे अगले स्टेप में प्यूरिफाई होंगे। तो आइए चलते हैं ब्लास्ट फर्नेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, वात्या भट्ठी के डायग्राम को समझते हैं, उनकी संरचना को समझते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की क्रियाविधि इस वात्या भट्ठी में इस मेल्टिंग प्रोसेस के लिए प्रयुक्त होती है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस का, वात्या भट्ठी की संरचना का और इसके मैकेनिज्म का, क्रियाविधि का। यह पियर लाइक स्ट्रक्चर का एक फर्नेस है और नियर अबाउट 60 फीट हाइट तक का ऊंचाई का होता है। यह डिफरेंट हाइट्स के ब्लास्ट फर्नेस इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। जो एक्सटर्नल पार्ट है इसका, यानी जो बाह्य भाग है इसका, ये कई बार मेटेलिक रूप में भी मिलता है, बट मोस्टली ब्रिक्स का बनाया जाता है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लाइनिंग देख पाते हैं कि ये एक्सटर्नल पार्ट है जो एक तरह से ईंट की दीवार का बनाया जाता है, लेकिन आज मॉडर्न फॉर्म में जो ब्लास्ट फर्नेस है वो मेटल्स के भी बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले इसके भागों को जान लें, इसके खंडों को जान लें कि कौन कौन सा पार्ट है जो किस रूप में नॉमिनेट करते हैं और क्या रोल है इसका। सबसे ऊपरी सिरे में ये शंक्वाकार आकृति देख रहे हैं, इसे कहते हैं कप और कोन। क्या वर्क है इसका? यहां जो ओर है उसे लाइमस्टोन और कोक के साथ में इस फर्नेस के अंदर पास आउट कराने के लिए इस कप में, कोन में इसे भरा जाता है। हॉपर की हेल्प से इसे भरते हैं और यहां पर लगा हुआ एक व्हील, रोटेटरी व्हील, जिसे वायर के माध्यम से खींचते हैं जब, तो ये जो चार्ज भरा हुआ है, इस सारे सबस्टेंस को कॉमनली मिला करके चार्ज कहते हैं। और जैसे ही इसे वायर के माध्यम से ऊपर उठाते हैं तो इसका ये माउथ पार्ट ऐसे खुल जाता है, जिससे जो भरा हुआ चार्ज है वह ब्लास्ट फर्नेस में अंदर आ जाता है। तो यह भाग, शंक्वाकार भाग, कप और कोन कहलाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तो हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मिड पार्ट इसका विड्थ में ज्यादा है, यानी चौड़ा भाग है, ऊपर का भाग नैरो है, सकरा है, जबकि मध्य का भाग सबसे अधिक चौड़ा होता है और निचला सिरा फिर से नैरो हो जाता है। तो अपर पार्ट, मिड पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट में कप और कोन है, मिड पार्ट रिएक्शन के लिए जाना जाता है, यहां पर एयर की प्रेजेंस में सारे केमिकल चेंजेज होते हैं, और जो लास्ट सिरा है इसे टैंक कहते हैं। और यह है मोल्टेन मैट को प्राप्त करने के लिए, यानी धातु को गलित अवस्था में प्राप्त करने के लिए होता है, जबकि इम्प्योरिटीज को ऊपरी सिरे से कलेक्ट करते हैं। अब यहां हम देख पाते हैं कि जो इनिशियली सेगमेंट है इस ब्लास्ट फर्नेस में वो टेम्परेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आज वर्तमान समय में बहुत ही उच्च ताप वाली वात्या भट्टियां बनाई जा रही हैं, जहां 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या इससे भी अधिक तापमान पर ये अलग अलग मेटल्स को यहाँ स्मेल्ट कराते हैं। अब आते हैं साइड पार्ट में, ये आर्म जैसे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वात्या भट्टी में ये भुजाएं जैसी लगी हुई दिखाई दे रही हैं, इन्हें टोयर्स कहते हैं। इनका रोल क्या है? वायु की उपलब्धता वात्या भट्टी में बनाए रखने के लिए इन टोयर्स का उपयोग करते हैं, अर्थात एटमॉस्फेरिक एयर को या एयर स्टीम को इस वात्या भट्टी के अंदर पास आउट कराने के लिए इन टोयर्स का यूज करते हैं और इसे इन सीक्वेंस हॉट एयर्स को आउट भी कराते हैं, और जबकि इनिशियली रिएक्शंस के लिए वायु की उपलब्धता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब जान लेते हैं जरा इसकी क्रियाविधि को।
साथ ही साथ हम लोगों ने कहा था फ्लक्स, तो फ्लक्स यानी गालक पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जो इस ओर में उपस्थित अनमेल्ट इंप्योरिटी को, अगलनी अशुद्धि को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। टेम्परेचर हम देख ही रहे हैं यहाँ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा, तो जैसे ही ये ओर इन सारे सब्सटेंस के साथ में यहाँ पर इनिशियली इंटर करता है तो अलग अलग तापक्रमों पर उसे मेल्ट करना स्टार्ट किया जाता है। इम्प्योरिटीज वेस्ट गैसेस के रूप में, हॉट गैसेस के रूप में धीरे धीरे आउट की जाती हैं और उस ओर को मेल्ट किया जाता है। अब इसके बाद भी जो इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट टेम्परेचर के इफेक्ट में मेल्ट नहीं होती हैं, तो उन्हें मेल्ट कराने के लिए फ्लक्स के रूप में सिलिका SiO2 का उपयोग करते हैं एज ए फ्लक्स। और जब इस फ्लक्स का यूज करते हैं तो जो इम्प्योरिटी है, जैसे हमने देखा कि FeO की इम्प्योरिटी बेसिकली रहती है फेरिक ऑक्साइड की, तो FeO इस सिलिका से रिएक्ट करता है SiO2 से और इसे कन्वर्ट कर देता है सिलिकेट में, फेरस सिलिकेट में, FeSiO3। और ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये लाइट वेटेड के हो जाते हैं, जबकि जो मेटल है वह प्योर फॉर्म में प्योरिटी की तरफ बढ़ने के कारण हैवियर हो जाता है। तो मेटल मेल्ट होकर के, हैवियर होकर के इस टैंक के निचले सिरे पर आ जाता है और इस तल में आने पर यहाँ पर एक पाइप लगा होता है जिसके माध्यम से एक टैंक में, छोटे टब में या टैंक में इस मोल्टेन मैट को, इस द्रवित धातु को, इस गलित धातु को, इस पिघली हुई धातु को संग्रहित कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और मैंने कहा कि नियर अबाउट 70 to 80% तक यह मोल्टेन मैट प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लिया जाता है। और जो इम्प्योरिटी है वे लाइट वेटेड होकर के टैंक में इस मोल्टेन मैट के ऊपर आ जाते हैं, तो ये स्लेज के रूप में यानी धातुमल के रूप में या अशुद्धियों के रूप में बाहर प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार वात्या भट्ठी में प्रगलन की क्रिया के द्वारा द्रवित मैट एज अ प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस के स्ट्रक्चर का और साथ ही साथ जान लेते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म होगा। ब्लास्ट फर्नेस इज अ टॉल सिलिंड्रिकल फर्नेस। मीटर्स में अगर रेंज ले लें तो नियर अबाउट 30 मीटर की हाइट है, ऊंचाई वाली है ये, और 5 to 10 मीटर विड्थ है इसकी, यानी चौड़ाई है। इट इज मेड अप ऑफ स्टील प्लेट्स विच इज लाइन्ड इनसाइड विथ फायर ब्रिक्स, यानी जो मेटल है वो स्टील है और इसके साथ में फायर ब्रिक्स का उपयोग किया है, अग्निशय ईंटों का यहाँ उपयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो है इनिशियली इस भट्टी का वो बहुत अधिक होता है। द फर्नेस इज प्रोवाइडेड विथ अ डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट ऑन द टॉप। टॉप पर मैंने दिखाया ही आपको कि यहाँ पर कप और कोन की व्यवस्था होती है और इसके माध्यम से चार्ज को ब्लास्ट फर्नेस के अंदर प्रवाहित कराते हैं। Students, the arrangement helps to feed the charge from the top without letting any gases to escape from inside. In this maximum 1500 degrees Celsius temperature can be generated near 2 years, यानी 2 years के पास में नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह रिएक्शन और यह मैकेनिज्म पूरी तरह से केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल चेंजेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलते हैं इस ब्लास्ट फर्नेस को 3 जोन में डिवाइड कर लेते हैं और इनिशियली मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने फिगर में एक्सप्लेन किया कि इस वात्या भट्टी को 3 सिरे में बांट लें, एक टॉप रीजन है और एक मिड रीजन है और तीसरा बेस पार्ट है, यानी आधारी भाग है, तल वाला भाग है। तो इसी तरह से इन 3 जोन्स को समझ लेते हैं। इट हैज 3 जोन्स इन इट। फर्स्ट जोन इज नोन एज कंबस्टन जोन और ये बेस पार्ट में होगा, बेसल पार्ट में। देन सेकेंड जोन इज नोन एज मेल्टिंग जोन और ये इसका मिड सेक्शन होगा, यानी मध्य भाग में जो भी मेल्टिंग प्रोसेस है वो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स। गालक की सहायता से
अगलनीय अशुद्धियों को या अनमेल्ट इम्प्योरिटीज को या हायर टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाएगा, इसलिए इस जोन का नाम दिया गया मेल्टिंग जोन। और तीसरे पार्ट में आते हैं, इसे कहते हैं रिडक्शन जोन। टॉप रीजन का जोन है और यहां सब्सटेंस को रिडक्ट कराते हैं, अपचयित कराते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके मैकेनिज्म को, क्या क्या इनिशियली टेम्परेचर का इफेक्ट होगा और चेंजेस होंगे। टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब हम बॉटम टू टॉप चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पर हमें टेम्परेचर का चेंज दिखाई देता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई देता है। मिनिमम 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के मैक्सिमम तक चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द टेम्परेचर एट द बेस इन कंबस्टन जोन इज अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस। यानी जो बेसल जोन है यहां पर टेम्परेचर नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस का होता है। Whereas the temperature at the top in reduction, जबकि जो रिडक्शन प्रोसेस के लिए अपर जोन है, टॉप जोन है, वहां का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर टेम्परेचर का दिखाई देता है, नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। और मटेरियल्स, और मटेरियल्स में और है, लाइमस्टोन है, कोक है, जिनको चार्ज के रूप में हमने इनिशियली इंटर कराया। मटेरियल्स इज फिट फ्रॉम हॉपर, जिसे कप और कोन यहां लिखा गया है, इसे नॉर्मली हॉपर भी कह सकते हैं। इसकी मदद से इनिशियली पास आउट करते हैं और एयर इज मेड हॉट with a blast of hot air and it is allowed to pass through the furnace at a pressure of 8 to 20 nozzle through tuyers. Thus low-lying materials get mixed up with upper hot air. A special term for you as a note, this furnace is mainly used for reduction of iron and copper। जैसा मैंने पहले ही कहा आपको कि आयरन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका। चले जब स्टेप्स में, तो स्मेल्टिंग के लिए ब्लास्ट फर्नेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट कॉपर के साथ भी यही प्रोसेस है। तो तांबा धातु और आयरन यानी लोहा, इन दोनों धातुओं के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस में यानी प्रगलन की क्रिया में वात्या भट्ठी महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर बूस्ट कर लें इस स्ट्रक्चर को। यहां 3 पार्ट हैं, टॉप, मिड और बॉटम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें टेम्परेचर दिखाई दे रहा है टॉप टू बॉटम, मिनिमम 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस जो कि रिडक्शन जोन है, और मैक्सिमम 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो कि बेसल पार्ट के लिए हम जहां मोल्टन मेट प्राप्त करते हैं वहां के लिए है, इनिशियली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। कप और कोन की हेल्प से चार्ज को यहां पर इनिशियली इंटर करते हैं, जिसमें ओर है, लाइमस्टोन है, कोक है और फ्लक्स आदि की उपस्थिति रहती है। साइड में लगे हुए टोयर्स हैं जो एयर की प्रेजेंस के लिए यहां उपयोगित हैं। भट्ठी को हीट करते हैं, हायर टेम्परेचर पर इस चार्ज का धीरे धीरे केमिकल चेंज होता है। अनमेल्ट इम्प्योरिटी फ्लक्स की हेल्प से, गालक की मदद से गलित किए जाते हैं, यानी मेल्टिंग पोजीशन में कन्वर्ट किए जाते हैं, और मेल्ट होकर के जो मोल्टन मेट है अर्थात जो द्रवित मेट है वह इस टैंक के या बेसल पार्ट के निचले सिरे पर लगे हुए पाइप द्वारा बाहर प्राप्त कर लेते हैं। और इस मोल्टन मेट की प्योरिटी नियर अबाउट 70% टू 80% तक रहती है, जबकि जो लाइट वेटेड इम्प्योरिटीज हैं जिन्हें स्लेज कहते हैं, ये हमें ऊपरी सिरों पर लगे हुए पाइप द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार वात्या भट्ठी से जो मोल्टन मेट प्राप्त हुआ, द्रवित मेट प्राप्त हुआ, इसमें नियर अबाउट 20 टू 30% की इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, जिन्हें प्यूरिफाई करने के लिए चलेंगे स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी के अगले स्टेप में।
तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी के 4th स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक अगर हम स्टेप्स में चले हैं तो ग्राइंडिंग ऑफ ओर, देन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जहां फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड ग्रेविटेशनल सेपरेशन को पढ़ा। देन 3rd स्टेप लिया रोस्टिंग, जो कि रिवर्बरेटिव फर्नेस में पूरा होने वाला प्रोसेस है। और आज कंप्लीट किया स्मेल्टिंग, ब्लास्ट फर्नेस में। यहां से 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे मिले। एक रोस्टिंग के लिए, व्हाट इज रोस्टिंग एंड गिव राइज द लेवल डायग्राम ऑफ इट्स फर्नेस। और आज का असाइनमेंट क्वेश्चन आपको मैंने दे ही दिया कि प्रगलन क्या है, प्रगलन की क्रिया में कौन सी भट्ठी का उपयोग करते हैं, उसका नामांकित चित्र बनाए। देखिए, क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन पेपर में आपको मैंने पहले की क्लास में भी एक्सप्लेन किया है कि कई बार उस क्वेश्चन में इनिशियली नॉमिनेट नहीं करता है मफल का या फर्नेस का, भट्ठी का नाम नहीं लिखा जाता और आपसे प्रोसेस पूछता है स्टेप के आधार पर कि इस प्रोसेस में कौन सी भट्ठी का प्रयोग किया जाएगा। तो भर्जन की क्रिया में परावर्तनी भट्ठी और प्रगलन की क्रिया में स्मेल्टिंग प्रोसेस में, जो कि आज पढ़ा हम लोगों ने, इसमें ब्लास्ट फर्नेस का, वात्य भट्ठी का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन माइंड सेट कर लीजिएगा, आप दोनों स्टेप माइंड सेट कर लीजिएगा कि रोस्टिंग रिवर्बरेटिव फर्नेस और स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस। तो अब यहां से नियरेस्ट प्योरिटी की ओर है हम लोग मेटल्स के लिए। अगला स्टेप और नियरेस्ट प्योरिटी की ओर जाएगा, क्योंकि हम लोग नियर अबाउट 80% तक मेटल को प्योर कर लाए यहां इस स्टेप में। तो जो 30 से 20 या 30% की जो इम्प्योरिटीज रह गई हैं उन्हें नेक्स्ट स्टेप में रिमूव करेंगे और देन फाइनली ही प्योरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा इस मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब आगे की प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में।